टेक्स्ट बुक का एक मॉक आता है, रोजगार विदंकित हो गए, महामैराथन वगैरह चलाते हैं। इन सब प्रतिशत में भी आप थोड़ा-सा जनसंख्या वाले क्वेश्चन ज़रूर देखिए कि हर ईयर एक जनसंख्या जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन हो गया, आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा। ट्रेन के क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। मेरे सेट में भी 2 ट्रेन ही है। अच्छा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब इसमें इंस्टॉलमेंट तो कोई क्वेश्चन होता है जिसपे बच्चे फंस के रह जाते हैं, जिससे उनका टाइम लॉस हो जाता है। अब सीआईएसआई देख लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, तो ये बहुत ही जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जैसा कि लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे रीजनिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन से मैं प्रयास कर रहा था एक सर को आप लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि वो हमारे पास में नहीं रहते हैं, उनका थोड़ा दूर पे उनकी पोस्टिंग थोड़ी दूर है। तो मैं उनको कॉल कर रहा था कि प्लीज़ आएँ आप, बच्चों को सही मार्गदर्शन, क्योंकि दोस्तों मुझको पता है, मैं उनको बहुत दिन से देख रहा हूँ, उनकी मैथ बहुत ही अच्छी है। और मुझे पता है कि आपको मैथ के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी, हमारे मित्र। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है। मैं यहाँ पुलिस में आरक्षी पद पर चयनित हूँ, 2021 बैच का सिपाही हूँ। सर, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और उनमें से आपका मैथ का स्कोर क्या रहा है? चूँकि मेरी मैथ हमेशा से सही रही है, मेरा 10th, 12th और ग्रेजुएशन सब मेरे मैथ सब्जेक्ट में हमेशा से रहा हुआ है, तो मेरी मैथ पहले से भी ठीक थी और इसके बाद मैंने सीजीएल वैसे एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं। जी सर। तो सर, तो दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि सर सीजीएल और एसएससी के सारे एग्जाम देते रहे हैं, तो इनकी मैथ दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। तो सर सर हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैथ में बहुत समस्या हो रही है, सर रीजनिंग, मैथ और खास तौर पे मैथ में बहुत बच्चों को समस्या हो रही है सर। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे किस तरह से मैथ में स्कोर करें, जिससे उनके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें? देखिए, मैथ के बारे में बात करें तो ये है कि ये यूपी पुलिस में 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के रहेंगे, जिसमें मोटे-मोटे तौर पर 20 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आती इसमें, सीजीएल के तौर पर नहीं आती है। तो मैथ के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस ज़्यादा पुट ऑन करता है यूपी पुलिस। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सर क्या आप बच्चों को वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं? देखिए, मैथ जो है इसमें एडवांस और अरिथमेटिक मैथ होती है, तो एडवांस मैथ से एक भी मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यूपी पुलिस में। हाँ, अरिथमेटिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो अरिथमेटिक से क्वेश्चंस रहते हैं। तो अरिथमेटिक में बताना चाहूँगा, जैसे आप नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, उसको जी। पढ़ लीजिए। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, जैसे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए कि, और उसमें भी डिविजिबिलिटी में भी जाएँगे तो 7, 11, 13 इन सब की डिविजिबिलिटी थोड़ा आ जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इनको एक बार दोहरा लीजिएगा। बाकी नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, डिविड जब पलट जाती है, तो इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए नंबर सिस्टम में। फिर नंबर सिस्टम के बाद अगला सर, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि सर, हमारे जो बच्चे हैं मैक्सिमम जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम से हैं। तो प्लीज़ सर, आप थोड़ा हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए। तो जी सर। देखिए, जो ये पहला चैप्टर जैसे मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो हिंदी में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का रहेगा। तो जी। नंबर सिस्टम में जैसे अभी ये मैंने बताया, वो जो डिविजिबिलिटी वाला है, 7, 11, 13 इन सबको देख सकते हैं आप। जी। इसके बाद सिम्प्लिफिकेशन पे जब आएँगे, सरलीकरण जिसे कह रहे हैं, जी, जी। तो उसमें क्वेश्चन आप ईज़ी तौर पे कर ले जाएँगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी बच्चों को। वो आप एक अच्छा, इसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो परसेंटेज, एक प्रतिशत का चैप्टर आएगा, जी। तो उनके क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रतिशत के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में रहते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय भी 2-3 क्वेश्चन तो थे। तो प्रतिशत में भी आप थोड़ा-सा जनसंख्या वाले क्वेश्चन ज़रूर देखिए जी, कि जी, हर जी। ईयर एक जनसंख्या बढ़ती रहती है। जी, जी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर एक बच्चा कम नंबर पाके इतने से पास हो, इतने परसेंट से पास हो रहा है, जी, जी, जी। पाके घट रहा है। ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो परसेंटेज एक अच्छा टॉपिक है, इसको ज़रूर दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा। परसेंटेज के बाद अगर आप देखेंगे आगे, रेशियो के ऊपर-ऊपर के क्वेश्चन हमेशा देख लीजिए। जी। ए-बी-सी-डी जितने रेशियो रहेंगे उसमें, ये सब आप देख लीजिए, आसानी से कर ले जाएँगे। लेकिन रेशियो के बाद एक चैप्टर प्रॉफिट लॉस आता है, जहाँ पर ज़्यादातर गलतियाँ इंसान करता है। मेरे खुद भी गलतियाँ रही थी 1 आध 2। जी, जी। तो प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अभी 7-8 दिन का समय है, आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो लाभ-हानि में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई एक सामान इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो उसके लाभ क्या है, हानि जी, क्या जी, है? जी। इन सबको देख लीजिए। सामान्य लाभ पर समान हानि क्या है? लाभ के बाद एक डिस्काउंट का चैप्टर आता है, जी। लगातार डिस्काउंट जिसमें दिए जाते हैं। इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए अभी। अगर आप इनको इन चैप्टरों को देख लेंगे, तो 2-4 क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से बनेंगे। लाभ के बाद आप सीआईएसआई देख लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, तो ये बहुत ही ईज़ी टॉपिक है और आपको आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही कर देगा। जी। और साधारण ब्याज में तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब इसमें इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। किस्त के क्वेश्चन जब आएँगे, जी, जी, जी। तो वहाँ पर बच्चे थोड़े गलती कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन देखिए आप कर ले जाएँगे। चक्रवृद्धि ब्याज में अभी फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला थोड़ा-सा देख लीजिए,
और ये आप निपटा देंगे तो बाकी क्वेश्चन उधर गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन आएगा। जी। ट्रेन के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। मेरे सेट में भी 2 ट्रेन के क्वेश्चन जरूर थे। जब ट्रेन समान दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलती है, इन दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे से दोहरा लीजिएगा। और टाइम वर्क का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, उससे जी। 300 क्वेश्चन गारंटी ले रहा हूँ, 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आने ही आने हैं। तो उसमें एक आध फॉर्मूला जो है MWH वाला अपॉन डी करके उसको एक जी, बार दोहरा लीजिएगा। और इसको बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने काम किया फिर छोड़ा चले गए जी, वापस जी, आए। जी। ये चीज़ अगर आप देख लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि 20 में 18 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि और कहीं से क्वेश्चन आने वाला है नहीं यहाँ पे। डिस्काउंट आप देख लेंगे, ये देख लेंगे, इधर रेशियो देख लेंगे, परसेंटेज देख लेंगे। इसके बाद मेन तौर पर और कोई मोटा टॉपिक नहीं बचता है। बाकी कुछ कुछ ईजी क्वेश्चन भी रहेंगे, सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे, जी, आप जी। बहुत आसानी से कर लेंगे। परसेंटेज का डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 440 का 15%, 20% कितना है, तो ये सब आप कर ले जाएंगे। मोटे तौर पर मैं यही कहूँगा कि अभी 7-8 दिन है, अगर डेली ये जितने चैप्टर बताया हूँ अभी भी आप डेली डेली 50-50 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आप 17-18 आराम से 20 में पा जाएंगे मैथ्स में। सर बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं मैथ के और घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ा है, इसमें मतलब कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसपे बच्चे फंस के रह जाते हैं, जिससे उनका टाइम लॉस हो जाता है कि क्वेश्चन हो भी नहीं रहा है और वो टाइम ले रहा है लेकिन बच्चे उसी में लगे रहते हैं। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बारे में यही कहना चाहेंगे जिसकी मैथ अभी कमज़ोर है या थोड़ी-सी वीक चल रही होगी, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो मैथ का पोर्शन बाद में अटेम्प्ट करें अपने पेपर में। क्योंकि थोड़ा-सा टाइम टिकिंग रहता है, टाइम भी कम है, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने रहेंगे आपको। तो मैथ का पोर्शन आप बाद में अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। पहले आप जो आपको आ रहा है हिंदी, जीएस इन सबको अप्लाई करिए। इसके बाद मैथ्स में यही है कि पहले आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप तुक्का-वुक्का नहीं मार सकते हैं। जी। सॉल्व होगा, आपका तुरंत आंसर आएगा, आप तुरंत टिक लगा सकते हैं। तो जितने चैप्टर मैंने अभी बताए हैं, अगर आप उतना कर ले जाएँगे तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा, बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है, ऊपर ही ऊपर का आएगा। और इन्हीं चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, 17-18 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे, मैथ्स को बाद में लगाइएगा, जैसे-जैसे आपके मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व होते जाएँ, आप धीरे-धीरे गोला भरते जाइएगा। जी सर। सर ये बात हुई मैथ की, अब सर रीजनिंग पे आते हैं क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर 75 क्वेश्चंस पे देखें मैथ और रीजनिंग को मिला के तो कम से कम 50 से 55 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और सर बच्चों को लगता है रीजनिंग उनकी आसान है, उनको रीजनिंग आती है और सर बच्चे गलती भी वहीं पे कर जाते हैं। तो सर मैं रीजनिंग के बारे में आपसे स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे कि बच्चों को रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह से उनको क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें? चूँकि जहाँ रीज़निंग की बात करें तो 55 क्वेश्चन रीज़निंग के रहते हैं। हाँ, मैथ मेरी हमेशा से थोड़ी बहुत सही रही है, तो रीज़निंग भी उसी आधार पर सही ही रही है लगभग-लगभग। तो लेकिन रीज़निंग भी एक ऐसा पोर्शन है कि आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा इंसान कर देते हैं और वहीं से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो रीज़निंग के 55 क्वेश्चन आएँगे, तो इनमें से 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको अभी आप डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि नंबर सीरीज़ का एक टॉपिक रहता है। जी, जी। 4-5 क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम पूछा जाता है, मेरे सेट में भी पूछा गया था। तो नंबर सीरीज़ अगर आज एक किताब उठा लीजिए कोई भी रीज़निंग की, 100-150 क्वेश्चन का सेट लगा लेंगे आप, तो नंबर सीरीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। एक अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन्स आते हैं, आजकल थोड़ा-सा टिपिकल देने लगे हैं, पीछे से पलट रहा है, आगे से पलट रहा है। और इन सबको देखो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कथन निष्कर्ष ना गलत करिएगा, कथन तर्क मत गलत करिएगा, पेपर फोल्डिंग कटिंग मत गलत करिएगा। ये सब ऐसे टॉपिक हैं, डाइस मत गलत करिएगा कि इनमें क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। बाकी नॉर्मल वाले जो भी आएगा वो तो आप कर ही ले जाएँगे, जैसे ब्लड रिलेशन कोई मतलब नहीं, आप जी, कर जी, ले जी। जाएँगे। इसके बाद डायरेक्शन आप कर ले जाएँगे। जी, जी। तो जो चीज़ आप कर ले जाएँगे उन पे आप ध्यान मत दीजिए, वो तो अब एग्ज़ाम के समय हो ही जाएगा। जो जी, आपसे जी। नहीं हो रहा है, जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ऑड वन आउट बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें अलग एक निकालना पड़ता है हमको। तो जी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अभी 8 दिन का समय है, डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा एक-एक चैप्टर भी हम निपटा देंगे, तो इन चीज़ों को गलत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कहीं रुकेगा नहीं आपका। तो सर अब आपने तो सर आपने बताया ये वर्बल रीजनिंग के बारे में। सर हमसे नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन हो गया, आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन हो गया, आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन हो गया, या फिर कोई पिक्चर्स दे देंगे उसमें आपको इस इमेज को निकालना रहेगा, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, या तो फिर पेपर में कोई उसमें फोल्ड करके उसमें छेद करने वाली ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, और डायरेक्शन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन सर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सर आप इन क्वेश्चन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ? तो नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें भी 10-15 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग से भी आता है, जैसे वो, लेकिन वो ईजी टॉपिक है, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है कहीं। जैसे पेपर कटिंग फोल्डिंग आएगा, अगर अभी आप जाके 20-25 क्वेश्चन का सेट लगा लेते हैं तो ये इजीली कर ले जाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आने में, मिरर का क्वेश्चन आएगा वो आप कर ले जाएंगे, वाटर इमेज आएगी, जल प्रतिबिंब आएगा, वो सब आप कर ले जाएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने तो वाली हैं। सर अब हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह बच्चे घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर हम मॉक देने जाते हैं, सर मैथ के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर रीजनिंग हमारी गलत हो जा रही है,
और तो इस बात को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं क्योंकि उनके मॉक में नंबर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैथ को लेके हो गया, रीजनिंग को लेके हो गया। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कि जो मॉक अवेलेबल है इंटरनेट पे, क्या वो सफिशिएंट, क्या वो उस लेवल के हैं जिस लेवल का यूपी पुलिस पूछता है, या फिर उससे ज़्यादा टफ बना देते हैं खुद को अच्छा साबित करने के लिए या बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए? तो सर हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मॉक की इनमें क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, और क्या मॉक रिलेट कर पाएगा जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, जो रियल का एग्ज़ाम होना है और जो एग्ज़ाम होना है? देखिए, जो मॉक है वो एक अच्छा विकल्प है तैयारी के दौरान। लेकिन मॉक में कुछ ऐसे मॉक टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस लगातार थोड़ा-सा हाई दिए रहते हैं, जिससे थोड़ा-सा जिसको मैथ वगैरह नहीं आती, वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। जी। तो इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे टेक्स्ट बुक का एक मॉक आता है, रोज़गार विद अंकित हो गए, महामैराथन वगैरह चलाते हैं। इन सब के मॉक टेस्ट हैं, लेकिन जैसा ये इनका मॉक रहता है, मैंने देखा हुआ है इनका मॉक, तो उतना कठिन पेपर नहीं आएगा वो। पेपर उतना कठिन नहीं आएगा, आसान ही रहेगा पेपर। तो मॉक से बिल्कुल नहीं घबराना है। अपने ही टॉपिक को ऊपर-ऊपर से आपको सारी थोड़ी-सी पढ़ लेना है ऊपर-ऊपर से। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मॉक आप अभी 8 दिन है, एक-एक मॉक एक-एक दिन डेली देते रहिए। मॉक में बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। 180-200 तक पहुँच रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। दोस्तों, सर ने बताया कि अगर आप मॉक में अगर नंबर भी आपके कम आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपका मॉक का लेवल है और जो वहाँ पे एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो हो सकता है आपके यहाँ पे नंबर ना आ रहे हों, लेकिन आप जब रियल पे एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर आसान मिल जाए, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। तो इस वजह से आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मॉक पे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारे रियल में भी नंबर नहीं आएँगे। लास्ट में हम एक बार और ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इतने डिमोटिवेट हो रहे हैं, होके बैठ गए हैं, या फिर जिन्होंने हिम्मत हार रखी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब मैं डिमोटिवेट होता था, मैं 10th क्लास में मैंने एक किताब में पढ़ा था, मेरी बहुत अच्छी लाइन है कि द फ्यूचर बिलॉन्ग्स टू दोज़ हू बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। तो इसका मतलब यही है कि भविष्य उनका ही है जो अपने सपनों पर खड़े उतरते हैं। जी, तो जी, जी। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी दिन है, 8 दिन है, सिर्फ़ रिवीज़न करिए, अदर कुछ मत पढ़िए और ईज़ी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना टॉपिक मैंने बताया, अगर आप इतना रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप 75 में अच्छे-अच्छे 65-70 नंबर अकर कर जाएँगे, 65-70 क्वेश्चन अकर हो जाएँगे। जी सर, तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे जो बच्चे हताश होके बैठ गए थे, जो बच्चे हार के बैठ गए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों से उनको एक बल मिला होगा, और और वो बच्चे फिर से उठ खड़े होंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँगे। तो धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अमन भाई। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप किसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सक्सेस विद अमन। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा आपको मोटिवेट करने के लिए। और दोस्तों अगर एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपके कोई भी प्रश्न होते हैं भर्ती से रिगार्डिंग, क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग, एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिप्लाई कर पाऊँ और जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।